सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, मई का महीना है, मई 2026 है और मई 2026 में हम मई 2025 को याद कर रहे हैं कि जब हमने अपने पड़ोसी को, वो पड़ोसी जो जारहियत का इरादा रखता था, उसे नाको चने चबवाए, उसे दंदान शिकन जवाब दिया। और आज हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, ना सिर्फ आज बल्कि पूरा हफ्ता ही सेलिब्रेशन का है, ये पूरा साल ही सेलिब्रेशन का रहा है। और आज के दिन DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पूरे एक साल का जो हमारा सफ़र है 5 मई 2025 से मई 2026 तक का, उसको बयान किया। उस पर हम आगे चल के तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसी सफ़र में हमने जो कामयाबी हासिल की है, यानी वो पाकिस्तान जिसे भारत कहता था कि हमने आइसोलेट कर दिया है, वो दुनिया के सेंटर स्टेज पर आ चुका है। न सिर्फ अपने मामलात के लिए बल्कि इस वक्त जो सबसे बड़ा तस्फिया है दुनिया का, अमेरिका ईरान जंग, उसको हल करवा रहा है। और इस्लामाबाद मरकज़ है, ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए भारत की ख्वाहिशात कुछ और थी। तो मार्का हक को आगे चलकर इन डिटेल डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी अमेरिका ईरान जंग के लिए डेफिनेटली जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान और अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है, अहम होता जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ जारी सिफारती राब्तों और पैगामात के तबादले की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है और जल्द पाकिस्तान के जरिए वो अपना जवाब भिजवा देगा। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान दीगर शराइत समेत जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी के लिए मुत्तफ़िक़ है और मुआहिदा तय पाने के कवी इम्कानात हैं। पाकिस्तान के जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, तो क्या मुआहिदा इस्लामाबाद में ही होगा? एतमाद और बद एतमादी की इस फ़ज़ा में अमन मुआहिदा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान ने अब तक क्या किरदार अदा किया और आइंदा की एश्योरेंसेस के लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? सबको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब और हमें साथ हासिल रहेगा साबिक़ सिफारतकार जमील अहमद खान साहब का। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अच्छा एहतशाम साहब, इसमें बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है इस वक्त बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और ख़ुद अमरीकी सदर का ये कह देना कि बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातचीत हुई है 24 घंटे। अब एग्जैक्टली कुछ सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में तैयारियां हो गई हैं कि कोई हाई प्रोफाइल विजिट है या वो MOU या वो 1 पेजर मेमो जो है उसको साइन करने के लिए सब यहीं का रुख करेंगे और पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ रहेगा। एग्जैक्टली इस वक्त हो क्या रहा है, ज़रा बताइए। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है और जिस तरीके से आप देख लें सफारतकारी इतनी तेज़ी के साथ हो रही है और आपने देखा और अपने अब्बास अराक़ची साहब ने जितनी तेज़ी के साथ चाइना और रूस का विज़िट किया और वहाँ से जो ख़बरें हैं वो भी बड़ी पॉजिटिव हैं। फिर MBS के साथ जो पाकिस्तान का मुसलसल रब्ता है, तो पूरे आप देख लें जिस अंदाज से वही लोग हैं, वही प्लेयर हैं जिनसे पहले बात होती रही थी, वो अब दोबारा से वही एक्टिविटी शुरू हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला था कि 13 और 14 तारीख को कुछ एयरलाइंस को ख़त लिखे गए हैं कि जी उन दिनों में आप इस्लामाबाद में एक्टिविटी नहीं होगी, आप नहीं आएंगे, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई बात हुई। तो मतलब है कि इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि जो कुछ बताई जा रही हैं और जो डेफिनेटली जमील साहब भी बड़े इस लिहाज से बाखबर हैं, राब्तों में रहते हैं, डॉक्टर साहब भी, तो ये कि 1 पेज का तो एक डॉक्यूमेंट कहते हैं जी तैयार किया जा रहा है, तैयार हो गया है, जिसमें सिर्फ MOUs में एक फ़ौरी तौर पर पहला काम जो है ना यूनिलैटरली जंग बंदी होगी। और वो जिस तरीके से ईरान ने इस हवाले से कहा जाता है कि बहुत कुछ कंसीड किया है, क्योंकि 14 पॉइंट जो लेटेस्ट उबैद आए हैं उनमें कहा जा रहा है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान के लिए एक्सेप्टेबल हैं, तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये है कि जंग बंदी, क्योंकि आप देख लें दोनों पीछे हट गए। मार्को रूबियो ने कह दिया कि जी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ख़त्म हो गया और फ्रीडम ऑपरेशन भी ख़त्म हो गया। वो तो उनकी जान को बन गई ना। 1550 जहाज़ों को वहाँ से निकालना, 22,000 सेलर को निकालना बड़ा मुश्किल काम है जो आए थे निकालने के लिए। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा ये कि दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटेंगे, बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन सिग्नलिंग, मैसेजिंग, पोस्टिंग जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव है। जो टाइप क्लिप्ड है, हमारे लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जी बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है ना वो कामयाबी के साथ आगे जा रही है, अपना रास्ता, और जिस तरीके से चीज़ें तेज़ी के साथ चल रही हैं। और आखिरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, बड़ा ग्लोरियस मोमेंट है। तो वो कहा जा रहा है कि जी अब मसूद पशकियान साहब भी फिर ईरान से आएंगे अगर ऐसा होता है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। एक बात, आखिरी बात ये है इस हवाले से कि जो उम्मीद की किरण फूटी है वो सफारती ज़राए भी बता रहे हैं और हुकूमती हल्के भी कह रहे हैं
कि जी बड़े पॉजिटिव जेस्चर मिले दोनों साइड से, और हम तवक्को कर रहे हैं कि जल्दी इस्लामाबाद में आ जाएंगे दोनों। जी ठीक है, बहुत जल्द जो है इस्लामाबाद में आपने को। अच्छा, ये जो वन पेजर है जमील साहब, ज़रा क्विकली हमें बताइएगा, जिस तरह से सूरत हाल चेंज हुई, इसमें अब इस वन पेज पे किसके लिए कितना रूम है? यानी अमेरिका इस वन पेज में अपने लिए क्या कुछ ले सका और ईरान को क्या कुछ छोड़ना पड़ा? अभी क्योंकि हम मफरूज़ों पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस वक्त हुआ क्या होगा? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वन पेजर जो है ये असल में वो मुहर्रिकात हैं जिसके तहत के दोनों साइड से सबसे पहले तो ब्लॉकेट हटेंगे। बताता चलूँ कि ब्लॉकेट जो अमेरिका ने लगाया और जो ब्लॉकेट दोबारा लगाया था पासदारान ने हरमुज पर, वो दरअसल एक कॉन्सिक्वेंस का हिस्सा था, वो कॉज ऑफ वॉर नहीं थी। कॉज ऑफ वॉर के बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर जो बना यानी स्टेट ऑफ हरमुज, वो ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया दुनिया में, क्योंकि दुनिया में उसकी जिस शिद्दत से तकलीफ महसूस हुई पूरी दुनिया को, माशी तकलीफ, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी वजह से पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ रहा था अमेरिका पर, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी अपने आबादी का, अपने लोगों का प्रेशर पड़ रहा था, इंटरनल प्रेशर पड़ रहा था। ये तो रही एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये बात बिल्कुल ये आश्कार हो गई, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम और उनके अमेरिकन सिटीजन्स जो कि मिड टर्म इलेक्शन में उनको वोट देंगे, जब ये बात आश्कार हो गई कि ये जंग हमारी नहीं थी, पहली चीज़ ये बड़ी वहाँ चल रही है अमेरिका में बात, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जंग जिस तरीके से जंग में गए, जंग में झोंके गए, वो दरअसल उसमें जाके अब दलदल में फंस गए हैं। और ये हमें पता है, हम डिस्कस करते रहे हैं, ये नजरियाओं पर चीज़ें आ चुकी हैं कि जिस अंदाज में फैसला कराया गया, इदारों के जो सरबराहान थे जिसमें डिफेंस के जर्नैल थे, तकरीबन 12 के करीब उनकी डिस्प्लेसमेंट और उनको सैक किया गया है, और टोटल 34 के करीब अकाबरीन हैं जो कि कैबिनेट मेंबर जिसमें शामिल है, उनको हटाया गया है, जिन्होंने एतराज़ात करना शुरू किए थे और जिन्होंने सही रास्ता दिखा। ये जब बातें सारी हो गई तो अब आ जाते हैं कि ये वन पेजर में देखें, दो सबसे बड़ी स्टिकिंग पॉइंट थी, वो था एनरिचमेंट का। अभी ये वन पेजर सिर्फ मुहर्रिकात बताएगा कि हम जंग जब रुकेगी और इस जंग रुकने के बाद कितने दिनों के बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे, उन मुज़ाकरात में ज़ाहिर है सबसे पहला मसला, सबसे पहले मसला, अगर इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहब से एक चीज़ पूछूं। जी, मैं डॉक्टर साहब पूरा कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आपके बताइएगा। आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली नॉलेज होगा आपको, कई हवालों से आप राब्ते में रहते हैं सब लोगों से। अभी ईरान के कॉन्टेक्स्ट में आपको कितना लगता है कि ईरान के लिए कितना ग्रेटिफाइंग, सेटिस्फाइंग होगा दो चीज़ों का ये इंश्योर करना कि जी दोबारा से हमला ना हो हम पे, एक सैंक्शंस खुल जाएं और उनको जो पैसे रुके हैं उनको मिलना शुरू हो जाए। आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ों पे अमेरिकन जो है वो अभी अब कंसीड करेंगे ज़्यादातर, आपको लगता है? जी, इसमें अगर लचक अमेरिका ना दिखलाता तो ईरान अभी उसमें इतनी सख्त थी, इतनी एब्जॉर्प्शन थी कि वो मजीद थोड़ी तकलीफ सह लेता। हालांकि ब्लॉकेट जो ईरान पर लगाया गया है, नेवल ब्लॉकेट, वो ईरान को दिन ब दिन तकलीफ देता जा रहा है। 30 मिलियन टन की जो खुराक वो इम्पोर्ट करते हैं, 17 फरवरी से लेके अब तक उनकी वो बंद है। उनकी डेली की 4 मिलियन लीटर जो रिफाइंड फ्यूल है वो, क्योंकि 26 मिलियन लीटर अपने रिफाइनरी से वो कर सकते हैं रिफाइन, बाकी और डेली मंगाओ की उनकी ज़रूरत है जो कि उनके बाहर से आता है रिफाइन होगी, हालांकि वो अपना इतना ऑयल इतना एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उनकी डेली की उतना पहिया उनका रुक रहा है। इसी तरह मेडिसिन, इसी तरह यू नेम एनीथिंग, जो तकरीबन ये सारी की सारी इसकी कमी हो रही है। और जो तकरीबन साल में 90 बिलियन की उनकी आमदन है इन्हीं बंदरगाहों से है, तो वो भी उनकी बात है, तकलीफ में तो आ गए, लेकिन अब भी उनमें चंद हफ्ते, चंद महीनों की शक्कर थी, टाइम निकालने का थे, लेकिन लचक दिखाने का मकसद ये डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है नीले पेन खरीद लिए गए हैं कोर्ट पे साइन करने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? काले भी हो सकते थे पेन, नीले क्यों खरीदे? अगर मैं निकात मिलाऊं बहुत सारे पिछले 24 घंटे के, पिछले 48 घंटे के, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के, रूस के विजिट के, चाइना के विजिट के, और इस खिते में जो इस वक्त कलबली मची हुई है खासतौर पर सऊदी अरब के हवाले से, ये तमाम चीज़ों का अगर मैं अयादा करूं तो मुझे नज़र यही आ रहा है कि सब्ज स्याही भी भर ली गई है, सब्ज कलम भी कर लिया गया है, और चाइना जाने से पहले वो इसको सेटल डाउन करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें मुझे जमील साहब ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे ठीक है, अभी इब्तदाई तौर पर तो आपने हॉर्मोज खोलेंगे और बाकी मामलात लेटर ऑन एक्सप्लेन किए जाएंगे कि किस तरह से उनको करना है, लेकिन जाहिर है आपने हॉर्मोज खोलने तक आने के लिए यूरेनियम को लेकर, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को लेकर अमेरिकी सदर बार बार कहते हैं दे कैन नॉट हैव इट, दे वोंट हैव इट,
तो अब एग्जैक्टली क्या तय पाया कि मतलब वो रशिया चाइना जो है उसको एंगेज करते हैं, वो लिबिया मॉडल वहाँ पर उसको किया जाए, उस पर ईरान नहीं मानता तो फिर IAEA को एक्सेस देता है, इसको होता हुआ किस तरह देख रहे हैं यूरेनियम वाले मामले को एग्जैक्टली? देखिए, पहले भी IAEA को दिया हुआ था एक्सेस, ये JCPOA में बिल्कुल हर चीज वाज़ेह थी, उसको थोड़ी मॉडिफाई करके दोबारा कर दिया जाएगा नाफिजुल अमल। 3.5 तो उनका जो हक है वो मेरा ख्याल है मिल गया है। इतनी लचक अमेरिका ने दिखलाई है और इतनी लचक ईरान ने दिखलाई है कि वो जो 450 kg है उनके पास इनरिच्ड मटेरियल, उसको एक फ्रेमवर्क बना के थर्ड पार्टी के निगरानी में या थर्ड पार्टी के हवाले थर्ड कंट्री के, पाकिस्तान भी उसमें वायदा भी हो सकता है, लेकिन रशिया का ज्यादा सुना जा रहा है। वो ईरानी अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। 5 साल का मोरेटोरियम जो कह रहा था ईरान दें, उसके बाद हम शुरू करेंगे, उधर से अमेरिकन 15 साल का कहते। कुछ इतलात आ रही है कि इस पे भी ईरान ने कंसीड कर दिया है कि जी मोरेटोरियम 15 साल का रहेगा, उसके बाद फिर वो एनरिचमेंट की तरफ जाएंगे। आपकी क्या इस तरह की बात है? ये शुरू से मैं भी आपके चैनल पे कहता रहा हूँ कि 20 साल जो अमेरिका कह रहा था वो मानने को तैयार नहीं था, और मैं भी हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कुछ अमेरिका नीचे आएगा और कुछ ईरान ऊपर जाएगा और ये मामला भी तय तो ये हो जाएगा कि ना आपकी ना मेरी। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली इस वक्त ये बताइएगा कि अमरीकी जो हुकूमत है, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो ईरान से पाबंदियाँ हटा देगी और जो एसेट्स फ्रीज हैं उनको जो है वो डिफ्रीज कर देगी, अनफ्रीज कर देगी? देखिए, इस तमाम चीज़ों में हमें इसमें शरारती मुल्क जो है और स्पॉइलर वो है इजराइल, तो उस हिसाब से उसको भी जहन में रखना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है, और ये तमाम अगर हकायक को सामने रख के तजिया किया जाए तो ये बतदरीज हटाया जाएगा। एक दिन में सारे का सारे सैंक्शंस, प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन एक दिन में नहीं हट जाएंगे, बतदरीज, लेकिन एसेट्स अनफ्रीज होना शुरू हो जाएंगे और वो एसेट जल्दी अनफ्रीज हो जाएंगे। ईरान के साथ अपना हरमस खुल जाए, एसेट रिलीज हो जाए और ये पाबंदियां थोड़ी सी उनके सैंक्शन कम हो तो उनके पास जरूरत नहीं है उनको किसी और चीज की, इन्वेस्टमेंट उनके पास आना शुरू हो जाएगी। उनके पास अपने काफी जराए मौजूद है ईरान के पास। ठीक है। और अमेरिका इसराइल ताल्लुकात पर तो हम डेफिनेटली इस जंग के जाने के बाद तफसीली तौर पर बात भी करेंगे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जमील अहमद खान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने मुश्तरका तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग दी, जिसमें DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी ने कहा कि मार्का हक के बाद के हालात पर बात करते हैं और जंग के बाद भारत कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं इसको डिस्कस करते हैं। मार्का हक के स्ट्रेटेजिक नताइज में पहला तो ये था कि भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया। दूसरा, भारत का सिक्योरिटी देने वाले मुल्क का बयानिया मर गया। तीसरा, ये अहम नुक्ता कि रीजन में इस्तेहकाम का सबसे बड़ा सफ़ीर पाकिस्तान है, ये साबित हुआ। चौथा अहम नुक्ता ये था कि भारत ने अपनी प्रोफेशनल मिलिट्री को सियासी गुलाम बना दिया। इस वक्त भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा लगते हैं। भारत मुसलमानों, मसीही बिरादरी और दलितों पर जुल्म करता है, फिर अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी बना देता है। यहीं उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीर किसी सूरत भारत का अंदरूनी मसला न था, न है, न होगा। भारतीय मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए कि भारतीय मीडिया ने गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तानी अवाम को बहुत ही एंटरटेनमेंट फराहम की है और हमारे नेवी वाले अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने लाहौर की बंदरगाह पर आखिर कब्ज़ा किया तो किया कैसे। इनको हम एक ही नसीहत देंगे कि वो सच बोलें, सीखें और सच के साथ ही रहें। आपने मार्का हक में देखा कि ये जंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन थी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह की मदद से इन तमाम डोमेन्स में मुकम्मल तैयार है। एक नतीजा ये है कि कोई भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। ये दुनिया को वाज़ेह हो गया, हमारे पड़ोसी को वाज़ेह हो गया। सबको डिस्कस करते हैं। एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस बीच मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने। एहतिशाम साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से इसको शुरू करना चाहता हूँ। जहाँ एक वक्त अब हम इस सारी सूरत हाल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक इंडियन एयर मार्शल हैं, एक भारती, वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब हमने 13 पाकिस्तानी तैयारे गिराए और 11 एयरफील्ड जो हैं वो तबाह कर दिए, और इसे वो हार्ड फैक्ट का नाम दे रहे हैं। मतलब 1 साल में, बल्कि जंग के इब्तदाई दिनों में जो अपने नुकसान का तखमीना नहीं लगा सकते थे, उन्हें एक भड़क मारने के लिए भी 1 साल लगा, और वो भी इतनी अजीब व गरीब के मैं उसके क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। एग्जैक्टली भारत अब भी ये चीज़ हजम नहीं कर पा रहा कि उसके साथ हुआ क्या था पिछले साल। ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, देखें इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है और उनका जो मीडिया है वो इतने हमन्नक हुए हैं कि उनके साथ ये हुआ कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, ये ओवरऑल अगर बात करें ऑपरेशन मार्का हक में, इंडियंस वर नेवर एक्सपेक्टिंग दिस। उन्होंने इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पाकिस्तान की कभी शायद रिहर्सल नहीं की थी अपनी वॉर गेम्स के दौरान,
जबकि हम वो कहते हैं ना कॉम्प्लिसेंट अगर आप ना हो तो हमने इंडिया को फुल मार्क्स दे के उसकी प्रॉपर 100% कैपेसिटी के ऊपर प्ले करते हुए हमने तमाम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग ऑपरेशनल लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हमेशा से कर रखी होती है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ मैं इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप का, कि उन्होंने हमारे जो नक्शों के ऊपर हम जंग लड़ते हैं, ये फॉर दैट मैटर सहराओं में जाके हम जो एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं उन ऑपरेशन प्लान्स को एक फर्जी दुश्मन के ऊपर लगा के तो उसको देखते हैं कि कितने ये जो है इफेक्टिव हो सकेंगे। आई एम थैंकफुल टू इंडियंस कि हमें प्रैक्टिकली उन प्लान्स की वैलिडिटी जो है वो कंफर्म हुई वन, और ये सिर्फ 15% ऑफ द कैपेसिटी हमने एक्सपोज की है। 85% of the Pakistan Army's capacity or for that matter Navy or Air Force, it is still close to our hearts और कार्ड्स हमारे पास जो मौजूद हैं। यही वजह है कि इंडिया जो डे वन से जब उनको मार पड़ी तो उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसको करने की उनके पास हिम्मत ही कभी नहीं हुई। और यही वजह है कि आज जिस तरह DGSPR प्रेस ब्रीफिंग में आज कर रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले तक, द वे द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो तमाम स्पोक्स पर्सन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का इस वक्त जो डिमॉन्स्ट्रेटेड है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा है। रीजन बीइंग दे नो कि फैक्ट्स पे बात हो रही है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडियन मीडिया जिस टाइम भी आपने कहा कि 13 जहाज गिरा दिए, लाहौर की जो बंदरगाह उसको तबाह कर दिया, इंडियन जो है वो उसने कराची जो है उसको टोटल तबाह कर दिया। और ऑन द लाइटर नोट सो मच सो कि उनका एक टीवी था उसने जो है ना वो एक ये खबर चला दी कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो जनाब अली गिरफ्तार हो गए। वज़ीर आज़म बंकर में छुप गए। वैसे ही वो जो ऑन द लाइटर नोट उन्होंने उनको चीज लाजमी रज को गुस्सा चढ़ा हो कि ठहर जो फिर बताते हैं। हाँ नहीं वो तो बहरहाल गुस्सा नजर आया। अच्छा एहतिशाम साहब, इसमें बुनियादी तौर पे जो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की, उसमें उन्होंने बताया कि हम मतलब जो हमारी कामयाबियां वो तो हम डिस्कस करते ही रहे और हम क्या करें पूरी दुनिया कर रही है। जैसे कल आपने प्रोग्राम में कहा था कि आप कह लें या मैं कह लूँ, इससे क्या होता है, दुनिया बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं इस एक साल में वो बड़े वाज़ेह हैं। एक तो ये कि जो भारत कहता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो दुनिया तक पहुँची। कश्मीर का मसला जो है वो दोबारा से दुनिया के सामने जो है वाज़ेह हुआ और फिर पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आ गया। तो डेफिनेटली वो 5 मई 2025 या मई 2025 में जो हुआ वो हुआ। उसके बाद जो एक साल है वो उससे भी शानदार रहा। ऑनवर्ड्स जो सफ़र जारी है वो तो बड़ा मज़ेदार है। इसको भी देख के भारतीय जो है वो तो बड़े हैरान परेशान ही है। जी बिल्कुल, देखिए जो इंडिया के एहतिशाम साहब, ब्रिगेडियर साहब, सॉरी एहतिशाम साहब, इतना ज़बरदस्त तरीके से पर्सपेक्टिव बताया है तो बड़ा वाज़ेह तौर पे तो मेरा ख्याल है हर बात जिसको कहते हैं उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ मेरा ख्याल है आपने देखा बयानात भी दिखाए, इंडिया का मीडिया जो कहता रहा वो दिखाया, हमारे फौजी क्या कहते रहे और फिर सिचुएशन ऑन द ग्राउंड लड़ाई में क्या होती रही थी। देखिए सारी देखने के बाद कोई भी आदमी ले वैन जो है ना वो दयानतदारी की अगर 2% भी अवैध रमक रखता है तो सर नीचे कर लेगा कि यार हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। हैरत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि आए दिन ये झूठ बोलते हैं, मुकर जाते हैं। अभी आप जिस जर्नैल का जिक्र कर रहे हैं, अगर इनसे कोई पूछ ले कि जी 4 दिन पहले अनिल चौहान साहब जो CDS हैं आपके, सबसे पहले आपने लड़ाई के चौथे चंद दिनों के बाद आपने देखा सिंगापुर डायलॉग में उन्होंने माना था जहाज़ गिरे थे, फिर कभी कहा कि जी गिरते रहते हैं चले आंदा। अब लेटेस्ट जो बयान दिया उसको बड़े वाज़ेह तौर पे माने हैं कि जी हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी, हमारे नुकसान हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है, या संदूर 2 में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो मतलब इतना ज़्यादा एडमिशन मेरा ख्याल है कंसीड करना इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। वो जर्नैल साहब जो उनकी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं काश उनको देखें, लेकिन उबैद ये उनका एक वतीरा हो गया है। उनके आप देख लें जो गोदी मीडिया की बात होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को सब कुछ उन्होंने दे दिया है। NDTV देख लें, सारे के सारे चैनल देख लें, वो उनकी जेब में चले गए। मोदी ने कहा जाता है अपनी जेब में पैसा नहीं डाला, लेकिन अपनी जिसको कहते हैं सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कि सारा का सारा मीडिया रात दिन वही कहे जो झूठ बोलते हैं वो ये सारे TV और अखबारात कहते रहे, तो उसमें तो कामयाब हो गया मीडिया खरीदे। लेकिन आपने देखा क्रेडिबिलिटी कितनी खौफनाक तरीके से उनकी जिसको कहते हैं उस पर हर्फ आया है। उनके अपने लोग आए दिन कहते हैं कि इतना झूठ बोला गया। जनरल बख्शी साहब जो आप देखते हैं मूँछों वाले, वो कहते हैं इस सालों ने इतना झूठ बोला, हमें 2 टके की हमारी इज्जत नहीं रही, इस्लामाबाद में हमने कब्जा कर लिया, वो हमने ICPR के अपना आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया। ये मैं उनके बता रहा हूँ रवैये क्या है। तो मेरा ख्याल है इनको शर्म भी नहीं आती, झूठ बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं। आखिरी बात यह और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव जिस तरह एक्सेप्ट किया गया, और ये बहुत अरसे के बाद ये हुआ कि पहलगाम के बाद आपने देखा कि ये जिसको कहते हैं हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ, एविडेंस नहीं दे सका, प्रूफ नहीं दे सका। लोगों ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने कहा है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की तरह जाए, उसकी तरह नहीं जाते। तो सारी दुनिया अब भी यही सवाल करती रही। और आखिरी बात इम्पॉर्टेंट बात है कि जितनी
मेरा ख्याल है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले ज़्यादा ये कांग्रेस की आखिरी रिपोर्ट आई थी जंग के बारे में, अमरीकी कांग्रेस की, जिसमें अवैध उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, जिसमें हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ भी हुई कि इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 6 दिन के मार्के में पाकिस्तान को एज हासिल रहा। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी फ़िज़ाई बर्तरी जो दिखाई और हिंदुस्तान के लिए जो दावे करते हैं कि जी हम छठी जो है ना बड़ी ताकत है और 10वीं बड़ी मईशत है, वो कहते हैं सारा कुछ धड़ाम से अब इतने ज़्यादा तबसरे सारी दुनिया करती है, उनको ना माने तो अलग बात, वो अलग ही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग रही है शाम साहब, आपने सब कुछ याद करा दिया कि इस वक्त क्या हुआ। जी, आपके इस नुक्ते को मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब के पास लेके जाता हूँ। आपने जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, अनिल चौहान का जिक्र किया, जैसे मैं एयर मार्शल ए के भारती की बात कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब इसमें ख़ास तौर पर जो वो एलिमेंट ऑफ ग्रेस वाला मामला है, ख़ास तौर पर वो जो इंटरनल कम्युनिकेशन वाला मामला है, वन लाइनर वन पेजर नैरेटिव वाला मामला है, वो तो देख लिया कि जंग के मैदान में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एक मुसल्लह फ़ौज की एक इंटेग्रिटी होती है ना, उसको भी बड़े ही बुरे तरीके से भारतीय मीडिया ने, बल्कि भारतीय फ़ौज ने खुद नुकसान पहुँचाया। यानी अनिल चौहान कुछ कहते हैं, कोई और कुछ कहता है, तो यहाँ भी ये खुला है कि फ़ौज भी उतनी प्रोफेशनल नहीं है जितना हमें बताया जाता है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद है उनकी। जी बिल्कुल, देखें तीसरा बड़ा डिफेंस बजट है इनका इंडियंस का, ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू ट्रिलियन जो है वो डॉलर्स के पीछे लोग जा रहे हैं और भरे जा रहे हैं जदीद हथियार, लेकिन वो हमेशा मैं कहता हूँ वो फ्रेज को भूल जाते हैं। वो जो कहते हैं इट्स नॉट द गन व्हिच फाइट्स, इट्स बेसिकली द मैन बिहाइंड द गन। इट्स नॉट द राफेल और F-16s और JF-17 या उनके जो है वो तेजस एयरक्राफ्ट, बेसिकली कॉकपिट में बैठा हुआ जो शेपर है, पायलट है, वो जो शेर जवान है, उसकी जो जिगरा है उस पर जंगें जीती जाती। वहां पर जो पोलराइजेशन है उनकी अपनी अफवाज के अंदर, एक दूसरे की तो ये टांगे खींचते हैं, नेवी वाला एयरफोर्स ही खींच रहा है, एयरफोर्स वाला आर्मी खींच रहा है, आपस में डाइकॉटमीज हैं। और फिर मजीद ये है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि वो उसी तरीके से, चूंकि ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हुए थे, वही तकरीबन हमारा जो वे ऑफ फाइटिंग है वो तकरीबन मिलता जुलता ही है। उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी फिर किसी हद तक जो है उसमें सेन वॉइसेस हैं। यही वजह है कि आपने देखा दौरान जंग जब ऑपरेशन सिंदूर और ये हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो उनके जो MI के जो सेकंड इन कमांड थे जनरल साहब, जिन्होंने कहा कि हम सरप्राइज चीफ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सारे पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी प्लेसमेंट कर ली है, उसको ओहदे से फारिग कर दिया गया। इसी तरह जो उनका डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो ऑपरेशंस का था, उसको दौरान जंग फारिग किया गया, क्योंकि उसने भी कहा था कि हमारी वेपन्स की वो कैपेसिटी या पायलट्स की ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है, उसको भी ओहदे से फारिग किया गया। तो लिहाजा वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है आपकी गुफ्तगू से, साहब एक चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अभी देखेंगे जो बात हो रही है कि वहाँ पे जो प्रोवोकेशन होती है, हर तरफ से उनको कहा जाता है बदला लें, संदूर 2 शुरू करें, जिसको तंदूर बना दिया गया था। आपको लगता है कि ये बढ़केंगे या लेसन लर्न किया गया होगा हिंदुस्तान की तरफ से कि जो इस तरह का किया गया, ना बयानिया बिक सका, ना अपनी बात बनवा सके, हजीमत उठानी पड़ी? आपको लगता है इन फ्यूचर कोई, आप लगता है कि नियर फ्यूचर में इस तरह की हरकत हो सकती है? हमें कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए जी, आप इंडिया एक बड़ा मक्कार दुश्मन, डे वन से आप उस पर एतबार कर ही नहीं सकते। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो कुछ मौके मुझे मिले अपनी सर्विस के दौरान, जहां मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और इंडियंस भी वहां मौजूद थे। आपको मुंह से कई बात से वो मुकर जाते हैं और इंडिया के ऊपर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर को भी लेके और सारे मुद्दे। वो जरूर बात कर रहे हैं कि एयरफोर्स और आर्मी ने तो मदद चिखा दी है, नेवी हमारी पानियों के अंदर बिल्कुल विक्रांत को इंतजार करे थी, वो अपने पानियों से बाहर ही नहीं आया डर के मारे। एक सवाल मेरे जहन में और आया, डीजी साहब ने एक और बात की, उन्होंने जो कॉन्सिक्वेंसेस बताए उसमें उन्होंने कहा कि जी जो फ़ौज है ना वो सियासत ज़्यादा हो चुकी है भारत की, और जो सियासत है वो मुसल्लह जत्थे में कन्वर्ट हो गई है, जिसका न सिर्फ जो है वो ख़ित्ते में भी उसको फैलाना चाहता है, बल्कि ख़ुद इंटरनली आप देखें कि इंडिया को इसका कितना जो है वो नुकसान होता है। मुसलमानों के साथ क्या होता है, दलितों के साथ क्या होता है, फिर अभी रिसेंटली क्रिसमस के मौके पर मसीहों के साथ क्या होता रहा है। तो वहाँ पर तो कोई भी इस शर से महफूज ही नहीं है। ये हमारे पास अब टाइम कम है। अच्छा, पहले मैं चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड कर दें क्विकली, फिर यही सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊँगा। जी अच्छा साहब, देखिए 3 चीज़ें आई हैं बड़ी तेज़ी के साथ। वो कहते हैं 13 साल में हिंदुस्तान की तबाह हो गई और हिंदुस्तान का चेहरा मस्त हो गया रह गया सो कॉल्ड जमहूरियत की तरफ। देखिए अब जो उनका होता था सेकुलरिज्म वो ख़त्म हो गया, फिर उनके अदारों की बहस साख होती थी, सुप्रीम कोर्ट की साख ख़त्म हो गई। जिस तरीके से आपने देखा बाबरी मस्जिद के बाद बैक टू बैक उन्होंने फैसले किए, कश्मीर के बारे में बाकी जगहों पे इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया। आपने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कराए गए, अब फ़ौज जो है ना, जो पहले कहा जाता था इंटरवीनिंग करती है, अब फ़ौज भी जो है ना हर तरफ उनको पता है कि जी हमें
हमारी तरक्कियां जो है ना वो मिलेंगी जब सियासत मोदी पर साहब मुनहसर हमसे है, खुश हाँ। होंगे। तो उन्होंने भी प्रोफेशनलिज्म छोड़ दिया। तो मुझे लगता है वो जो कहते हैं नेशनल कौम, अब हिंदुस्तान के अदारे तबाह हो रहे हैं, बाकी जुल्म ज्यादती तो आप देखें जो अक़लियतों के खिलाफ कर ही रहे हैं वो तो सबको पता है। जी ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल कि बुनियादी तौर पर फौज सियासतज़दा हो गई और एहतशाम साहब जैसे कह रहे हैं कि वो देखिए हाँ इंडिया में जो पोलराइजेशन इस वक्त है ना वो मजहबी लेवल पे तो है। ये भी उन्होंने देखा अपने वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह वहाँ पे स्वीप सो कॉल्ड स्वीप किया है बीजेपी ने, तो वहाँ पे उनके जो एक्स चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए कि जब भी बीजेपी इलेक्शंस में जाती है तो कहते हैं मार धाड़ करो, कत्ल करा दो, हंगामे करवा दो, स्पेशली इंटर जो रिलीजन लोग हैं उनके दरमियान फसाद करा दो। क्यों उन्हें वो सिक्योरिटी नैरेटिव बना के जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करनी होती है। फॉर दैट मैटर जो सिलगुरी कॉरिडोर के उस तरफ जो 7 सिस्टर्स हैं, वो 8 सिस्टर भी वेस्ट बंगाल की सूरत में भी सामने आ रही है जो बांग्लादेश के साथ इलाहा करने की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीजों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मोदी के लिए सबसे आसान तरीका ये है, या तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक नैरेटिव और छेड़ दो, या फिजिकल संदूक 2 की जो बातचीत आजकल हो रही है। हाँ। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को अच्छी तरीके से पता है कि हम डे 1 से उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं की तमाम हरकतों को, तमाम मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए। अभी लास्ट टाइम 1 महीना पहले उन्होंने लार्जेस्ट एक्सरसाइजेस की हमारी बॉर्डर्स के पास, लेकिन हमारे जो MO to MO लेवल के ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही थी, वी वर टेलिंग देम यू आर हियर, यू आर हियर, यू आर हियर, यू आर क्रॉसिंग, यू आर कमिंग क्लोज टू आवर जो है रेड लाइन। मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप जो सोच कर आते हैं आपकी तवक्कुआत के बरक्स जो है वो आपको नतीजा मिलेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एहतशामुल हक साहब। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसे न सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेलिब्रेट करें, दुनिया भर में पाकिस्तानी सेलिब्रेट करें। और वो लोग जो इस सारे मार्के को देख रहे थे वो आज तक हैरान हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज को, इतनी जो आप कह लीजिए महदूद वसाइल के साथ चलने वाली फ़ौज ने अपने जज्बे से शिकस्त कैसे दी। लेकिन इस बीच इंडियन मीडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार रहा। हम एक ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे। आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जंग सिर्फ और सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले, हिकमत अमली और सच से जीती जाती है। मार्का हक हो या ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने मैदान में वो बर्तरी दिखाई जिसे दुनिया ने तस्लीम किया। मगर दूसरी तरफ शिकस्त खुर्दा भारत ने अपनी हार छुपाने के लिए एक और महाज खोल लिया। ये था झूठ, प्रोपेगेंडा और फिल्मी डायलॉगबाजी का महाज। नेशनल टीवी चैनल्स पर बैठकर ये लोग पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहे। कभी अर्नब गोस्वामी चीखता रहा कि पाकिस्तान पर कब्जा शुरू हो गया है, तो कभी मेजर गौरव आर्या ऐसे नक्शे बनाता रहा जैसे बॉलीवुड की किसी 3rd क्लास एक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो, और जनरल बख्शी तो ऐसी बड़के मारता रहा जैसे दिल्ली नहीं मुंबई के फिल्मी सेट पर हो। किसी चैनल ने यह दावा भी किया कि भारतीय फौज ने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी, कोई कराची बंदरगाह की तबाही पर स्टूडियो में नारे मारता, और एक भारतीय चैनल ने तो इस्लामाबाद को भी फतह करवा ही दिया था। और झूठ की सारी हदें तो तब पार हुई जब इंडियन चैनल्स ने धड़ल्ले से यह प्रोपेगेंडा किया कि पाक फौज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कर दी है और उन्हें गिरफ्तार। फिर एक और फिल्मी सीन गढ़ा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी भारतीय हमलों से डरकर बंकर में जा चुके हैं। यानी एक तरफ मैदान में नाकामी और दूसरी तरफ स्क्रीन पर झूठी कामयाबियों की फिल्म। भारतीय मीडिया अपने अवाम को वो ख्वाब दिखाता रहा जो हकीकत से कोसों दूर थे, मगर झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। जंग ख़त्म हुई और दुनिया ने देखा कि ना लाहौर गिरा, ना कराची तबाह हुआ और ना ही पाकिस्तान टूटा, बल्कि उल्टा भारत की भड़कें, झूठ और मीडिया सर्कस पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। तो शिकस्त सिर्फ और सिर्फ जंग में नहीं, इज्जत और साख भी इस बीच भारतीय मीडिया की, भारत की दफन हुई है। इस सब को हम डिस्कस करेंगे। इन पर्टिकुलरली भारतीय मीडिया का जो रवैया है इसको हम लेकर चलेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फ़ाहद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ाहद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये जो हमने इंडियन मीडिया का रवैया बयान किया है कि लाहौर भी चला गया, कराची भी चला गया, इस्लामाबाद भी चला गया, आपने खुद न्यूज़ रूम चलाए हैं, आपने इस एंड से चीज़ों को डील किया है, क्रिएट किया है। तो ये इंडियन मीडिया का जो रवैया है, आप क्या समझते हैं कि एडिटोरियल पॉलिसी की लैकिंग है या वो वॉर मॉन्गरिंग उनके फाइबर में इस हद तक जा चुकी है कि वो इसके अलावा ऑपरेट कर नहीं सकते? मतलब इससे बेहतर कुछ कर सकते थे वो, यही उनका बेस्ट है? बहुत शुक्रिया उबैद, और बहुत मुबारक हो। आपने अपना माशाल्लाह ज़बरदस्त शो शुरू किया है। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपकी सारी टीम के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो इंडियन मीडिया ने अपने साथ कर छोड़ा है, ये मैंने तो अपनी करियर में कम ही देखा है। जो 8 से 1 साल पहले जो कुछ हमने देखा था मार्का हक के ज़माने में, वो वाकई में एक यानी कि अनबिलीवेबल डीजेनरेशन ऑफ मीडिया थी। देखिए, एक चीज़ होती है कि आप एक बड़े ही जारहाना तरीके से नज़रियाती जो नुक्ता नज़र है उसको पेश कर रहे हैं,
लेकिन दूसरी चीज होती है कि झूठ बोलना और बोल यानी कि न सिर्फ एक बार बोलना बल्कि जानबूझकर पूरा का पूरा बयानिया जो है वो झूठ पे मबनी करना। तो इंडियन मीडिया ने जो उन दिनों में जो कुछ किया उससे तो ये जाहिर होता था कि वो जर्नलिज्म को तो कहीं पीछे छोड़ गए हैं, वो किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। और मैं आपको बताऊं उबैद के अब इंडिया में भी जो वहां के जो थोड़े से जी शऊर किस्म के लोग हैं, मैं अपने आपको अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर ही बता रहा हूं कि वो अब ये मानते हैं कि जो कुछ इंडिया के साथ हुआ मार्का हक के दौरान, जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, जो उनकी फौज की जो ठुकाई हुई वो तो अलग बात है, या एयरफोर्स की जो जिस तरीके से हमने उनको शिकस्त दी वो तो अलग बात है। लेकिन वो खुद मानते हैं कि जितना नुकसान इंडिया को इंडियन मीडिया ने किया है वो शायद ही किसी ने, क्योंकि उससे जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी एक नॉट ओनली एज अ मीडिया बट एक पूरे मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो आज तक वो उसको भुगत रहे हैं और मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया के लिए अब वो कोई भी साख हासिल करना यानी अगर नामुमकिन नहीं है तो निहायत ही मुश्किल हो चुका है। अच्छा, इसमें फाद साहब यकीनी तौर पर एक तरफ तो हम जो मार्का था उसमें हमारी फ़ौज मुसल्लह फ़ौज जिस तरह से मुकाबला कर रही थी वो डेफिनेटली काबिल सताइश है और हमने फ़तह हासिल की। लेकिन हमारे एंड पे जिस तरह से मीडिया ने कंट्रीब्यूट किया, जो एलिमेंट ऑफ ग्रेस यहाँ पर था, जो सीरियसनेस यहाँ पर थी, इसने भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया इंटरनेशनल मीडिया को ये समझने में कि अच्छा एग्जैक्टली रिपोर्टिंग यहाँ से हो रही है और वॉर मॉन्गरिंग जो है वो इस एंड से हो रही है और ये सारा का सारा जो है वो फिक्शन पर मबनी है। इसने भी नैरेटिव बिल्डअप में बहुत बहुत किरदार अदा किया। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। वो जो कंपैरिजन हुआ और जो एक कॉन्ट्रास्ट हुआ उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि देखिए उस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बड़ी स्टोरी थी और तो कुछ था नहीं, जिस तरह आजकल ईरान और अमेरिका की जंग की स्टोरी है और सारी दुनिया की नजरें जो हैं वो गड़ी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान पे और जो भी यहाँ से मीडिया के जरिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही थी। तो जिस तरीके से इंडिया ने अपना मजाक उड़वाया है मीडिया ने, उसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरीके से उस वॉर को कवर किया वो शायद मेरे ख्याल के इतना ज्यादा शार्प कॉन्ट्रास्ट जो है वो कभी किसी ने देखा हो। अच्छा, उसमें ये भी बात कहना जरूरी है अवैध कि देखिए जंग के जमाने में इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग तो बड़ी कम होती है, क्योंकि आपके पास उस तरीके से वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो होते नहीं है। आप डिपेंड कर रहे होते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट्स के ऊपर जो वॉर इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही होती हैं। ये सारे मुल्कों में ऐसे ही होता है। तो हमारे यहाँ भी जो है वो रिपोर्ट हो रहा था। वो जाहिर बात है कि हम कोई अलग से जाके तो को वेरीफाई नहीं कर रहे थे कि ये बात दुरुस्त है नहीं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन ऑफिशियली पाकिस्तान के मीडिया के पास आ रही थी वो ऑथेंटिक थी, वो गलत नहीं थी। और उसमें जो एक सराहने की बात है वो ये है कि उस वक्त जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो भी गलत इंफॉर्मेशन फीड नहीं कर रही थी, क्योंकि ये भी ध्यान में रखें कि उस टाइम अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें फीड होती और वो गलत होती तो वो चल जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे नहीं याद पड़ता कि उस जमाने में जो 3, 4, 5, 6 दिन जो ब्लैंकेट कवरेज हुई है उसमें कोई भी हम लोगों ने ऐसी चीज रिपोर्ट की हो जो बाद में गलत निकली हो। ये फर्क था जो इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया में आया और इसमें डायरेक्टली क्रेडिट भी जाता है पाकिस्तान की रियासत को और ब्लेम जाता है इंडिया की रियासत को, क्योंकि वो अपने लोगों को गलत और झूठ पे मबनी चीजें जो है वो फीड कर रहे थे। अच्छा, इसमें क्योंकि आपके तजर्बे की रोशनी में अब एग्जैक्टली जो इंडियन मीडिया खुद को डैमेज दे चुका है और अपने नैरेटिव को डैमेज दे चुका है, अब यहाँ से उसका रिवर्सल जो है वो क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो वो किस तरह से इस चीज़ को केटर कर सकता है, या वो अपना जो एक सीरियस व्यूअर था जो उसको देखता था नेशनल नैरेटिव के लिए उससे खो चुका है और अब वो कन्वेंशनल मीडिया से कनेक्ट नहीं करेगा, वो डिजिटल मीडिया पे इंडिपेंडेंट या सिटीजन जर्नलिज्म जो है उसकी तरफ ही राग़िब रहेगा? देखिए अपने जो उनका ऑडियंस है उसको तो इंडियन मीडिया वैसे ही फीड करता रहेगा, क्योंकि जो उनका ऑडियंस है वो इस तरह की चीज चाह रहा है। यानी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इंडियन मीडिया के साथ नहीं है, इस टाइम प्रॉब्लम इंडिया के माशरे के साथ है, इंडिया की सरकार के साथ है, इंडिया की सियासत के साथ है। जिस तरीके से ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है इसका जो जहर जो है वो इस वक्त भारत के माशरे की रगों में भर दिया गया है, उससे इंडियन मीडिया जो है वो उससे इफेक्ट होकर और वही चीज उनको दे रहा है अपने लोगों को जो वो मांग रहे हैं, जिसको वो बिलीव कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक चीज होगी। मैं आपको बताऊं जाती तजुर्बे की रोशनी में उबैद के आज से अगर आप चले जाएं 15-20 साल पहले तो इंडियन मीडिया जो है वो वहां पे प्राइवेट मीडिया हमारे से पाकिस्तान से तकरीबन को 8-9 साल पहले आ गया था।
और न्यूज मीडिया बड़ी तेजी से डेवलप हुआ और एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से डेवलप हुआ। जब पाकिस्तान में प्राइवेट टेलीविजन लॉन्च हो रहे थे तो हम लोगों ने इंडिया से बड़ा कुछ सीखा था। हम उनका जो एक्सपीरियंस था उससे हमने फायदा उठाया। मैं खुद जाती तौर पर मैं 2 बार इंडिया के न्यूज रूम्स में जाके बैठा हूं बड़े अरसे, ताकि हमें समझ आए कि टेलीविजन को अच्छे तरीके से कैसे चलाना है, और फिर उसकी रोशनी में हमने चैनल जो है वो डिजाइन भी किए। वो अच्छे दिन थे इंडियन मीडिया के। लेकिन अब लेकिन इंडियन वहां मीडिया जो से है वो यहाँ तक आ गया है कि अब वहां उसे से कोई यहाँ देखना तक भी- आना जो है यकीनी तौर पर बिल्कुल, वो जो तय नहीं है। ये जो डिटीरियोरेशन हुई है ये क्लियरली बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद हुई है। वहां से ये गड़बड़ शुरू हुई है और अब ये खराब से खराब तर होता जा रहा और ये इंडियन मीडिया जो है वो इंस्टिगेट करता है मामलात को, वायलेंस को, इंटरनल जो उनके दाखिली मसाइल हैं उसमें आप देखें कि वो नजर आता है। बहुत शुक्रिया फात साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन यकीनी तौर पर भारतीय मीडिया का इस जंग में जो किरदार रहा उसने इस सारी सूरत हाल को भारतीय हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल बनाया और अपना तमस्खुर खुद उड़ाया है भारत ने अपने मीडिया के जरिए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।